Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Computer Organization and Assembly Language Programming. हम डिफरेंट जो IBM PC, Intel आर्किटेक्चर में जो असेंबली की कमांड्स हैं वो कर रहे हैं। आज हमने कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। इससे पहले हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस और जो बिट शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देख चुके हैं। तो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जैसा कि हाई लेवल लैंग्वेज की जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें आपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में दो तरह के हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, एक है डिसीजन स्ट्रक्चर और एक है रेपिटेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये बात कि हमारे पास ब्रांचिंग जो है ये ज़रूरी क्यों है। बाज़ दफ़ा ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम असेंबली लैंग्वेज में जो हमारा ऑर्डिनरी या आम तरीके से चलता हुआ प्रोग्राम है, एक एक करके तमाम इंस्ट्रक्शंस जो चल रही हैं उसको हम इंटरप्ट करना हमारे लिए हमारी मजबूरी हो जाती है। यानी हम जो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है उसको इंटरप्ट करना हमारी मजबूरी बन जाती है। इसमें होता ये है, बेसिकली जो रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शन को फेच करने और डीकोड करके एग्जीक्यूट करने में, सबसे बुनियादी जो हमारा रजिस्टर है वो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने चेंज करना है। इसी वजह से हमारी ब्रांचिंग जो है वो इफेक्टिव होती है। और ब्रांचिंग में हमें इसकी मिसालें देख लेते हैं। जैसे हमने कोई एक पूरा ब्लॉक जो है उसको स्किप करवाना हो, जैसे इफ़ की सूरत में इफ़ वाला ब्लॉक तो चलेगा लेकिन एल्स वाला स्किप हो जाएगा। इसी तरह अगर पीछे की तरफ हमने बैकवर्ड जंप लगवाना हो, लूप करवाना हो या फिर किसी प्रोसीजर को कॉल करवाना हो, तीनों सूरतों में हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है उसमें हमने नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस ही तो बदलना है, जिससे हमारी जो ब्रांचिंग है वो इफेक्टिवली चल जाएगी। और ये ब्रांचिंग दो तरह की है, एक कंडीशनल ब्रांचिंग है, एक है अनकंडीशनल ब्रांचिंग। और इसमें ये जान लीजिए कि अभी तक जो मैं आपको कहता आया हूँ कि लेबल जो है वो तमाम पिछली इंस्ट्रक्शंस में मैं ऑप्शनल कहता आया हूँ, लेकिन जब आप ब्रांचिंग करेंगे यहाँ पर ये वो जो लेबल होगा वो आपके काम आएगा। लेबल लाजमी है, मस्ट है। आपको जिस भी ब्रांच को आपने इस्तेमाल में लाना है, जहाँ भी आपने लूपिंग करनी है, इफ एल्स बनाना है, वो तमाम पूरे का पूरा ब्लॉक आप एक पूरे लेबल के नीचे रखेंगे। यानी लेबलिंग यहाँ पे आप करेंगे, अपने कोड को लेबल करेंगे आप, फिर जाके वो आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज लेबल के बगैर वो नहीं चलेगा। इसके रूल्स क्या हैं जी लेबल्स के? जैसे कि दूसरे आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं वही सेम रूल्स हैं। यानी किसी भी प्रीवियस आइडेंटिफायर का नाम नहीं होना चाहिए। एक लेबल अगर आपने पीछे डिफाइन कर लिया तो वो आगे नहीं डिफाइन होना चाहिए। और लेबल डेफिनेशन हमेशा कॉलन के साथ एंड करते हैं। ठीक है, और जब आपने लेबल को रेफर करना है वहां आप कॉलन नहीं लगाएंगे, लेकिन जहां लेबल आप जो है वो बनाएंगे वहां पर आप कॉलन जरूर लगाएंगे। और ये लेबल जो है बुनियादी तौर पे ये इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे एक मेमोरी एड्रेस को, किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ जो एसोसिएटेड मेमोरी एड्रेस है, ये उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जैसे वेरिएबल का नाम होता है, बिल्कुल इसी तरह इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको भी हम अगर रेफर करना चाहें तो हम उसको लेबल के जरिए रेफर कर सकते हैं। और हमारी आम कन्वेंशन ये है कि जब भी हम कोई लेबल बनाते हैं तो उसके बाद हम एक लाइन फीड कर देते हैं, यानी लेबल एक सेपरेट लाइन पे होता है और उससे उस लेबल के नीचे जो कमांड्स हैं वो अलग लाइन पे होती हैं। अब आ जाते हैं हम अनकंडीशनल ब्रांचिंग पे। अनकंडीशनल ब्रांचिंग में JMP यानी जंप की कमांड जो है ये निमोनिक इस्तेमाल होता है और इसका फॉर्मेट है JMP और उसके आगे लेबल का नाम। और लेबल यहाँ पर ये शर्त है कि आप जहाँ पर जंप की कमांड लिख रहे हैं वो लेबल भी उसी प्रोसीजर के अंदर ही होना चाहिए। और बात सूरतों में ये होता है
कि जंप आपको अलाउ होता है कि दूसरे प्रोसीजर्स पे आप जंप करें, लेकिन फिर वापसी जो है वो उसको बड़े आपको एहतियात से वापसी के लिए भी आपको रिटर्न की कमांड या कुछ ऐसी कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगी कि आप एग्जैक्टली वहीं वापस आएँ जहाँ से आपने जंप किया था। ठीक है? तो ये रिकमेंडेड है कि आप सेम प्रोसीजर के अंदर-अंदर ही जंप की कमांड को इस्तेमाल करें। JMP इज़ अ निमोनिक फॉर जंप कमांड और लेबल जो है वो आपके एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को ज़ाहिर करता है। अब आ गया जी कंडीशनल ब्रांचिंग। पहले अभी तारुफ है, उसके बाद फिर हम एक-एक करके इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। कंडीशनल ब्रांचिंग में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। इफ स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपकी कंडीशन पे आपकी ब्रांचिंग होगी और लूप स्ट्रक्चर्स हैं। यानी इफ स्ट्रक्चर के अंदर डिसीजंस हैं या अल्टरनेशंस हैं और लूप स्ट्रक्चर्स के अंदर रेपिटेशंस हैं और आइटरेशंस हैं। फिर सुन लें, इफ स्ट्रक्चर्स के अंदर डिसीजंस और अल्टरनेशंस आ जाती हैं, जबकि लूप स्ट्रक्चर्स के अंदर रेपिटेशंस या आइटरेशंस आ जाती हैं। और इसमें जनरली ये होता है कि जो असेंबलर है वो ये रिक्वायर करता है कि हम अपने खुद के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स खुद बनाएं। ठीक है? ये याद रखें कि सी लैंग्वेज की तरह या जावा की तरह आपको बने बनाए फॉर लूप और डू वाइल और वाइल स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते यहाँ पे। यहाँ पर आपको खुद से अपने ही कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ते हैं। और हमने ये भी देखना है कि जो स्टेटस बिट्स होंगी वो सेट कब होंगी और क्लियर कब होंगी, और ये स्टेटस बिट्स जो है वो बाद में देखेंगे ये सेट और क्लियर कैसे करते हैं। अब लूप की इंस्ट्रक्शन जो है ये कैसे काम करती है। लूप के आगे LOOP लूप ये निमोनिक है और उसके आगे लेबल है, और फिर इसमें भी यही शर्त है कि ये जो लूप के आगे लेबल है ये सेम प्रोसीजर के अंदर होना चाहिए। और ये लूप जो है समझ लें ये फॉर लूप के लिए यानी काउंटर कंट्रोल लूप के तौर पे यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। और ये कंडीशनल ब्रांचिंग की इंस्ट्रक्शन है। इसमें होता ये है कि ये आपकी जो CX आपका रजिस्टर है उसी को काउंटर रजिस्टर भी कहते हैं, और CX रजिस्टर को ये डिक्रीमेंट करता जाता है। और अगर CX रजिस्टर 0 नहीं है तब तक तो ब्रांच होता जाएगा लेवल पे, और जैसे ही आपका CX रजिस्टर जो है ये 0 हो जाएगा और लेस देन 0 हो जाएगा तो ये लूप टूट जाएगा। यानी यहाँ पर आप गौर करें कि ये बिल्कुल फॉर लूप के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर है जो असेंबली लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन आप इसमें CX रजिस्टर को जो है वो मद्देनजर रखेंगे। जैसे ही आपका CX रजिस्टर जो है वो 0 होगा तो आपका ये जो लूप है ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ लें कि काउंटर जो रजिस्टर है वो CX रजिस्टर के तौर पे यूज हो रहा है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कि अगर गलती से आपने CX रजिस्टर को लूप की बॉडी में खुद चेंज कर दिया फिर क्या होगा। ठीक है, ये तो है इम्प्लिसिटली असेंबलर इसको खुद चेंज करता है। जब आपकी लूप की कमांड आ जाती है तो जो CX रजिस्टर है वो खुद ब खुद डिक्रीमेंट होता रहता है। लेकिन अगर आपने CX की वैल्यू खुद लूप की बॉडी में चेंज कर दी फिर क्या होगा। फिर आप ये समझ लें कि आपका जो लूप है वो आर्बिट्रेरीली जो है वो कितनी बार चलेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने खुद उसकी बॉडी में CX रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ कर दी। और इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, आपने लूप की कमांड लगाने से पहले CX को 0 कर दिया। अब क्या होगा, अब CX फौरी तौर पे डिक्रीमेंट होके नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो फिर आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मेरा लूप क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये सारा रजिस्टर्स का खेल है और फ्लैग्स का खेल है, इसलिए आपको केयरफुल रहना है कि आपने किसी भी रजिस्टर की वैल्यू चेंज करने से पहले ऊपर भी देखना है कि ऊपर कौन सी कमांड्स हैं और नीचे भी देखना है कि नीचे कौन सी कमांड्स हैं। तो अपने पूरे प्रोग्राम के फ्लो को प्लान करके फिर ही आपने किसी रजिस्टर को छेड़ना है। तो CX की रजिस्टर को अगर आपने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है लूप की कमांड लगाने से पहले तो वेरी सिंपल, फिर जैसे ही एक बार लूप आपका इटरेट हो जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा और आपको पता नहीं होगा कि ये क्यों नहीं चल रहा लूप। और ये बात जो मैं आपको कह चुका हूँ कि आपने बड़ा इसको एहतियात और ख्याल के साथ आपने ये जो लूप की इंस्ट्रक्शन है इसको एग्जीक्यूट करना है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक लूप की इंस्ट्रक्शन की, कि
एग्जाम्पल में है फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10। ये आपके अनसाइंड इंटीजर्स हैं, इनके 1 से लेकर 10 तक जो है इनका सम हमने मालूम करना है। ज़रा देखें, सबसे पहले हम अक्यूमुलेटर रजिस्टर को जो है वो इस्तेमाल करेंगे समझ लें पहले नंबर के लिए। तो मूव की कमांड जो है AX में 0 मूव कर रही है, BX में 1 मूव कर रही है और CX में 10 मूव कर रही है। अच्छा, यहाँ गौर करें, ये जो CX है इसमें 10 क्यों मूव किया जा रहा है? इसलिए कि हमारा ये जो फॉर लूप है, सॉरी जो लूप है, इसको फॉर लूप ही समझें आप, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। ये लूप की कमांड 10 बार चलेगी, लिहाजा जो CX रजिस्टर है ये बार बार डिक्रीमेंट होगा। तो एक बार डिक्रीमेंट होगा, 2 बार, 3 बार, तो ये अगर 10 से शुरू होगा तो जब तक ये 0 नहीं हो जाता उस वक्त तक लूप चलेगा। इसका मतलब है हम CX रजिस्टर को 10 से इनिशियलाइज करेंगे तो 10 बार चलेगा हमारा लूप की कमांड। तो इसीलिए हम CX रजिस्टर में 10 रख रहे हैं ताकि हमारा लूप 10 बार चले। ये अपर बाउंड ऑफ आवर लूप है। तो अब हमने एडिशन की कमांड्स जो हैं ये लेबल के अंदर, यानी ये लूप की बॉडी आ गई, सम लूप, और इसके आगे कॉलन जो है ये बता रहा है कि ये हमारी जो है ये लेबल है, और ये 3 की 3 कमांड्स जो हैं ये इस जो लूप है इसकी बॉडी है। तो इसके बाद है ऐड की कमांड EAX, EBX, यानी BX के जो कंटेंट्स हैं वो AX में ऐड करते जाएं और उसके बाद BX को इंक्रीमेंट करते जाएं। एक के बाद 2 ऐड करें, फिर 3 ऐड करें, और लूप की कमांड जो है ये वापस कंट्रोल जो है यहाँ पर सम लूप की तरफ ले जाएगी। लूप सम लूप का मतलब है यहाँ से कंडीशनल जंप हो जाएगा सम लूप वाले लेवल पे, फिर ऐड हो जाएगा, यानी ऐड वाली कमांड को फिर चलाया जाएगा। तो जैसे ही लूप की कमांड यहाँ पे आएगी तो चेक करेगा क्या CX रजिस्टर 0 है, अगर 0 नहीं है तो कंडीशनली यहाँ पर दोबारा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, AX और BX को दोबारा ऐड कर दिया जाएगा और BX को इंक्रीमेंट करके फिर CX रजिस्टर को डिक्रीमेंट करके चेक किया जाएगा क्या वो 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं है तो फिर लूप जो है, लूप की कमांड सम लूप पर कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगी। इस तरह ये 10 बार लूप चलेगा और 10 बार CX रजिस्टर डिक्रीमेंट होगा। जैसे ही वो 0 होगा तो लूप सम लूप की कमांड जब CX को चेक करेगी कि वो 0 हो चुका, तो यहाँ से जो है ये क्योंकि कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर है तो इससे अगली वाली फॉरन जो लाइन है वो आगे एग्जीक्यूट हो जाएगी जो कि किसी प्रोसीजर को कॉल कर रही है। तो बुनियादी तौर पे ये हमारा एक प्रोग्राम है जो कि 1 से लेकर 10 तक जो हमारे इंटीजर्स हैं उनको सम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारी जो बुनियादी तौर पे ब्रांचिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें एक तो अनकंडीशनल जंप की कमांड है जो कि सीधा सीधा आपको किसी भी लेवल पर जो है वो आपका कंट्रोल ट्रांसफर कर देती है। लेकिन ये जो लूप की कमांड है ये कंडीशनल ट्रांसफर की कमांड है, ये CX रजिस्टर पे बेस है, और CX रजिस्टर जब तक 0 नहीं होता ये उसको डिक्रीमेंट करके लूपिंग करती रहती है, आइट्रेशन करती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं उनसे आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।